मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम लेमैन टू लॉमैन। मित्रों, प्रॉपर्टी को किराए पे देना एक बहुत सी सामान्य बात है। देश में आपने देखा होगा हर जगह लोग अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को अपनी आमदनी के लिए किराए पर दे देते हैं। किराए का मतलब ओयो को दे दिया, गेस्ट हाउस खुलवा दिया, पीजी के लिए दे दिया, रेंट पे दे दिया, किसी भी तरह से उसको रेंट पे दे देते हैं। उससे इनकम होती है और वो एक साधारण छोटी सी इनकम नहीं, अच्छी खासी इनकम होती है। बड़े शहरों में तो काफ़ी ज़्यादा ये इनकम होती है। तो जब इस तरह के देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पीजी के लिए 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, पीजी बनवा दिया, बच्चे उसमें रह रहे हैं, तो उससे इनकम होती है। लेकिन खर्चे भी होते हैं। अब खर्चे किस तरह के होते हैं? बिजली है, पानी है, कैमरा है, सुरक्षा है, सुरक्षा के गार्ड हैं, स्टाफ है, लेडीज़ स्टाफ है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो होता क्या है कि जितनी भी इनकम हुई उस इनकम में से जो खर्चे आए उन खर्चों को लेस कर दिया, और लेस करने के बाद जो इनकम हुई उस पर टैक्स की लायबिलिटी हुई। लेकिन खर्चों को किस हेड में लेस किया, मेन बात ये है। अब मैं आ रहा हूँ, आज का सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब वो क्यों लेस किया? वो किया बिजनेस खर्चे। खर्चे कैसे हुए? क्योंकि एक तरह का बिजनेस ही तो हो रहा है कि भाई उसमें पीजी में दे रखा है, तो इन खर्चों को बिजनेस में खर्च लेस कर दिया। तो जो बचा बैलेंस उस पर इनकम टैक्स दे दिया। ये प्रक्रिया हमारे यहाँ एक रेगुलर है, एक सामान्य है जो मैंने आपको बताई। लेकिन इस साल बजट में थोड़ा सा अमेंडमेंट हो गया। इस साल के इसमें क्या नया किया? इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 28 में एक एक्सप्लेनेशन 3 जोड़ दिया गया। एक्सप्लेनेशन 3 करके एक जोड़ दिया गया, नया एक्सप्लेनेशन, जो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। बात बहुत साधारण सी है लेकिन उसका असर बहुत गहरा है। अब क्या है वो, हम इस पे चलते हैं। ये जो एक्सप्लेनेशन 3 जोड़ा गया सेक्शन 28 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इसमें ये जोड़ा गया कि ये रेजिडेंशियल कह रहा हूँ मैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में अगर किराए पे दी जाती है तो उसमें क्या बदलाव होगा। बहुत छोटी सी बात है लेकिन उसका असर बहुत गहरा है। क्या है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। In section 28 of the Income Tax Act, after explanation 2, the following explanation shall be inserted with effect from the first day of April 2025। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 अप्रैल 2025 नहीं, मैं इसमें ज़रा सा बात क्लियर कर दूं। ये इनकम टैक्स है, तो इसमें जो 1 अप्रैल 2025 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है असेसमेंट ईयर 2025-2026, जबकि फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ? 2024-2025। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अमेंडमेंट होगा 1 अप्रैल 2024 जो कि निकल चुका है अभी, तब से लागू हो गया है। अब इसमें कहा क्या गया है, देखिए एक्सप्लेनेशन 3। It is hereby clarified that any income from letting out of a residential house or a part of the house by the owner shall not be chargeable under the head profits and gains of business or profession। अब इसमें प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन के हेड में ये चार्जेबल नहीं होगा। और क्या होगा? एंड शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम टैक्स हाउस प्रॉपर्टी। इनकम टैक्स हाउस प्रॉपर्टी के हेड में जो चार्ज होगा, क्या चीज़ चार्ज होगी? अगर रेजिडेंशियल इनकम हो रही है और उसमें जो खर्चे हैं, वो जो खर्चे हैं वो आप उसी से संबंधित हो जाएंगे। किससे? किस हेड में किए जाएंगे? इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। अब हम इसको समझते हैं। अब ये वाली बात हो गई, लेकिन हम इसको और तफसील से समझते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है? मित्रों, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को जब हम किराए पर देते हैं तो जैसे मैंने बताया, उसको रेंट पे दे दिया, पीजी, गेस्ट हाउस कुछ भी बनवा दिया, इनकम आने लगी, तो उसमें खर्चे होते हैं। खर्चे कैसे? जैसे बिजली, पानी, कैमरे, सुरक्षा गार्ड, स्टाफ, महिला स्टाफ, ये सब होता है। तो इनके जो खर्चे हैं उनको हम बिजनेस एक्सपेंसेस में डाल देते हैं, और इसको भी हम आगे आपको एक एग्जांपल से भी समझाएंगे। और उसको लेस कर देने के बाद उसमें जो है टैक्सेबल इनकम निकल आ जाती है। हम इसको एक एग्जांपल भी साथ साथ लेके चलते हैं। देखिए, एक बिल्डिंग है और वो 4 माले की बिल्डिंग है और उसको आपने पीजी के लिए दे दिया, ठीक है? तो पीजी के लिए कि अब उससे कितनी इनकम हुई साल भर की? 25 लाख, 25 लाख 25 हज़ार,
ये इनकम हुई। तो उसमें से हाउस टैक्स तो लेस होगा, हाँ जी, 25,000 रुपया हाउस टैक्स लेस हो गया। अब 25,000 जो लेस हुआ तो उसमें से हमारा कितना टोटल आया, 25 लाख। तो इन 25 लाख में से आपको खर्चे लेस करने होते थे, बिजनेस खर्चे, क्योंकि बिजनेस हो रही है, बिजनेस के खर्चे। अब वो खर्चे क्या, बिजली, पानी, गार्ड, ये जो मैंने बताया, स्टाफ, इन सब का खर्चा कितना आया, 16 लाख। तो 25 लाख में से 16 लाख लेस कर दिया। 16 लाख को लेस करने के बाद कितना आया, 9 लाख। अब इसमें हाउसिंग लोन भी चल रहा है, तो हाउसिंग लोन का 2 लाख रुपए वो भी लेस कर दिए, तो बचा 7 लाख। और 7 लाख इनकम फ्रॉम दी हाउसिंग प्रॉपर्टी बन गई, और इसमें टैक्स कितना बना, 0। तो 25,25,000 इनकम पर टैक्स की लायबिलिटी आकर के खड़ी हो गई 0, क्योंकि जितने भी खर्चे थे उनको हमने बिजनेस में खर्चों में मान लिया। लेकिन अब जब जो चेंज आया है, इसमें क्या चेंज आया मैं आपको बताऊं। इसमें ये लिख दिया कि अब क्या, कैसे इसको चार्जेबल करना है, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या अंतर आ गया जी, इसमें अंतर ये आ गया कि हाउस प्रॉपर्टी से इनकम का एक फिक्स है 30% खर्चा आपको निकालना है। मतलब जो भी आप खर्च कर लें, कितना ही खर्च कर लें, लेकिन कानून के हिसाब से, नई अमेंडमेंट इसके हिसाब से अब आप 30% की ही उसमें डिडक्शन कर सकते हैं। अब आपकी क्या हुआ, आमदनी तो थी 25 लाख, फिर अब उसी उदाहरण को मैं दोबारा से लूँगा नए के हिसाब से, तो 30% से ज़्यादा आप डिडक्शन नहीं कर सकते। तो अब इसमें क्या हुआ कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को किराए पर देने में जो आमदनी होगी उस पर केवल खर्चों की मद में 30% ही डाल सकते हैं, चाहे खर्चे आप कितने ही करें, लेकिन उनका 30% जो है वही आप उसको लेस करेंगे। तो उदाहरण ले लेते हैं कि वही एक बिल्डिंग है, 4 माले की है, पीजी को दे दिया 25,25,000, उससे 1 साल की आमदनी हो गई, 25,000 हाउस टैक्स लेस कर दिया, 25 लाख बैलेंस आ गया। अब उसमें से खर्चे जो हैं हमने किए कितने थे, 16 लाख के, लेकिन 16 लाख लेस नहीं होंगे, उसमें से 30% का मतलब 7,50,000, और 7,50,000 को करते हैं हम लेस तो आ जाता है 17,50,000, और 17,50,000 में से 2 लाख हाउसिंग लोन दे दिया तो बच गया हमारा 15,50,000, और 15,50,000 पर टैक्स की लायबिलिटी कितनी बनती है, 1,72,000। तो कहाँ तो बन रहा था 0, कहाँ हो गया 1,72,000। कितनी बड़ा अंतर आ गया। साधारण सा क्या कि एक उसको ये एक्सप्लेनेशन 3 में नया ये जोड़ दिया कि अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है तो उसके जो खर्चे हैं उसको किस में हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, वो हमको करना पड़ेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में। और जबकि हम पहले से क्या कर लेते थे, इसको हम कर लेते थे प्रॉफिट एंड गेन्स एंड बिजनेस और प्रोफेशन, इसमें कर लेते थे, इसलिए उसको हम उसके एक्सपेंसेस को सारा कवर करके उसको लेस कर लेते थे। लेकिन अब जो है चेंज बहुत इंपॉर्टेंट ये हो गया कि इसमें आपको केवल 30% खर्चे जितने ही चाहे कर लीजिए, उसका 30% का ही इसमें डिडक्शन मिलेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट बात हो गई। लेकिन ये तो आ गया, अब मैं इसमें मैंने इसमें ये भी देखा कि इसके एक एक अक्षर देखिए, इसको मैं डिस्प्ले पे भी आप देखिए, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा गया है। वो क्या लिखा है, बाय द ऑनर। आप समझ गए, इसका मतलब ये हुआ कि बाय द ऑनर, अगर वो उस बिल्डिंग का आप खुद ऑनर हैं और पीजी चला रहे हैं या इस तरह से गेस्ट हाउस चला रहे हैं, ओयो चला रहे हैं, तब जो इनकम होती है तो आपको इधर जाना है। लेकिन अगर आप ऑनर नहीं हैं, क्योंकि इसमें लिखा है बाय द ऑनर, तो अगर इसका क्या है, अगर किसी ने इसको लीज पे दे दिया किसी दूसरे आदमी को और वो चला रहा है, तो क्योंकि वो ऑनर नहीं है तो इसलिए उन सारे खर्चों को वो बिजनेस उसमें डाल सकता है, तो फिर पुरानी स्थिति पे आ जाएगा मामला। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक अमेंडमेंट आया है। और क्योंकि ये एक कॉमन बात है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को किराए पर देना और उससे आमदनी लेना एक सामान्य सी बात है, तो इसलिए इसकी जानकारी का भी होना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, ये मैं आपको बता दूं कि 1 अप्रैल 2024 से ये अमेंडमेंट लागू हो चुका है। सावधानी की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने अपने मामले को आप अपने सीए से, एडवोकेट से, लीगल कंसल्टेंट से ज़रूर इस पर डिस्कस कर लें कि आगे अगले वर्ष जो आईटीआर दिया जाएगा वो किस रूप में दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
इसको सर्कुलेट करें। जैसे मैंने आपको सब बताया, ऐसे ही आप भी अपने मित्रों, परिवारजनों, लोगों तक इसको पहुंचाएं। नमस्कार।